So, starting. Just let me know, so I will start, ma'am. Okay. Okay, start. Students are there, ma'am? Yes. Okay. So, good morning to all of you. As all of you know that today we have a webinar on industrial automation and Industry 4.0. So, first we will discuss about what is industrial automation, and later on we will discuss about what is Industry 4.0. So maybe all of you are aware about this word like industrial automation, or maybe the word automation. So simply, uh, we can say like automation is like that कि the thing which will be done automatically. So जो भी चीज है like automatically process होगी, that's called a automation. But इनका जो एक standard definition है, it is like automation is basically the delegation of human control function to the technical equipments for the purpose, ठीक है, जो भी ह्यूमन कंट्रोल फंक्शन है उसका टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ डेलीगेशंस रहेगा। अब ये जो ऑटोमेशन है वो बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ऑटोमेशन इट इज लाइक दैट, एक तो होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एक होता है ऑफिस ऑटोमेशन, एक होता है होम ऑटोमेशन। इसमें से ऑफिस ऑटोमेशन और होम ऑटोमेशन के बारे में शायद आप लोग अवेयर है। जैसे कि होम ऑटोमेशन की बात करूँ मैं, तो आज की डेट में जो आप ये गूगल डॉट है, इको है, एलेक्सा ये जो यूज कर रहे हो वो है। देन आपकी जो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, आपके लाइट्स है, फैन है, जिसको आप ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन से या मैसेज भेज के जो भी आप कर रहे हो थ्रू द कंट्रोलर, दैट इज होम ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन में ऑफिस प्रोडक्ट के लिए जो आप करते हो, दैट इज योर ऑफिस ऑटोमेशन। बट आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। बिकॉज कि आफ्टर बीइंग ए इंजीनियर, आज की डेट में जब भी आप पास आउट होके या ग्रेजुएट होके आप जब बाहर निकलोगे तो यू आर गोइंग टू वर्क इन इंडस्ट्री। तो हम जिसकी बात करेंगे वो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन क्या है, वो बेसिकली हमें सिंपल सा उसका डेफिनेशन पता है कि जो भी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। अब ये आज की डेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें मैक्सिमम ऑटोमेशन यूज हो रहा है। सारी की सारी, इवन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो आज की डेट में मैनुअल चल रही है, दे आर आल्सो मूविंग टू द ऑटोमेशन, दे आर स्विचिंग टू द ऑटोमेशन। अब उसके पीछे का रीजंस है, बहुत सारे रीजन है। जैसे कि मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, मैनुअल प्रोसेस चल रहा होता है। तो मैनुअल प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्शन प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आज की डेट में मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने बालाजी वेफर का। तो बालाजी वेफर का प्लांट अगर मैनुअल प्रोसेस में चलता तो क्या होता है। अभी रिसेंटली इट इज वर्किंग ऑन कंप्लीटली ऑटोमेशन, ह्यूमन कंट्रोल के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट है। बट अगर वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट रहता तो क्या होता, जैसे कि बालाजी का जो प्रोडक्शन प्लांट है वो बनाते हैं वेफर्स। तो वेफर्स बहुत सारे फ्लेवर्स के आते हैं, जैसे उसमें आपका सोल्ट ले लो, टोमेटो ले लो, ओनियन ले लो। अब अगर ह्यूमन वो चीज बनाते, ह्यूमन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते तो क्या होता। सबसे पहला क्वालिटी, रोज मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता उसकी क्वालिटी सेम रहने का कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज कि ये फूड है। उसमें जैसे कि हम सोल्ट वाला फ्लेवर लेते हैं तो सोल्ट वाले फ्लेवर में पोटेटो चिप्स होगा, पोटेटो होगा, उसके अंदर इतना कुछ सोल्ट जाएगा, फ्राइज होगा, राइट। और उसके बाद वो प्रोडक्शन फाइनली बन के निकल जाएगा। अब कभी ह्यूमन से ज्यादा नमक, जैसे हम घर पे भी कुछ बनाते हैं तो उसमें होता है, कभी ज्यादा नमक कम ज्यादा हो जाता है। दूसरा एग्जांपल ले ले, चाय बनाते हैं तो डेली जो भी लोग चाय बनाते हैं वो सेम चाय नहीं बनता है, कुछ ना कुछ टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अब ये चीज अगर इंडस्ट्रीज के साथ हुई, लोगों के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे मैंने बालाजी का एग्जांपल दिया, आज ज्यादा सोल्टी वेफर बन गया, कल बिना सोल्ट वाला बनेगा, थर्ड डे पे रेगुलर प्रॉपर बनेगा, तो कोई उसकी प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा। तो सेम क्वालिटी मेंटेन करने के लिए दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑटोमेशन की। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा, और वही प्रोसेस इंप्लीमेंट होने के बाद उनका प्रोडक्ट फाइनल बन के निकलेगा। तो पहला हो जाता है क्वालिटी, देन होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कि ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है पूरा प्रोडक्शन। तो उसमें सपोज ऐसा मान लो हजारों लोग काम कर रहे हैं, अब सबके सब लोग सेम एफिशिएंसीज के साथ सेम क्वालिटी के साथ काम करने वाले नहीं है। किसी का घर पे झगड़ा हुआ है, मूड खराब है, कुछ ना कुछ रीजन से वो घर से आया होगा, तो वो क्वालिटी के साथ और क्वांटिटी दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा कि भी चलो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करेगा कि ज्यादा हो गया तो क्या हो, क्या फर्क पड़ेगा, मेरे एक से ही गलती हुई। ऐसा सोच के हजार लोग गलती कर देंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट निकलेगा उनका वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ये तो मैं आपको सिर्फ फूड का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है।
लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट। तो होता है क्वालिटी, फिर क्वांटिटी हो गया, फिर थर्ड होता है जैसे कि सेफ्टी होता है। अब ह्यूमन के ऊपर मशीनरीज, जहाँ पे जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी बाइक मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी चीज होती है। तो वहां पे सेफ्टी, और हर एक इंडस्ट्रीज में ह्यूमन की सेफ्टी सबसे पहली देखी जाती है। अब उस ह्यूमन से गलती होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। मशीन्स को तो जो कमांड दोगे उस कमांड पे वो काम करेगा, वो सही नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। बट ह्यूमन एक ऐसा पर्सन है जिससे मतलब गलती होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। तो अगर ह्यूमन से कोई गलती होती है तो वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, पूरे प्लांट में कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी बिगड़ेगा, क्वालिटी भी बिगड़ेगी, और एंड ऑफ द डे कंपनी विल सफर, उनको लॉसेस होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आज की डेट में इंडस्ट्री इज मूविंग टू द ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या है वो मैंने आपको बताया। ऑटोमेशन, व्हाई इज ऑटोमेशन, व्हाई ऑटोमेशन वी हैव टू यूज, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, क्वालिटी हमारी मेंटेन रहेगी, जो सेफ्टी है प्लांट के अंदर वो सेफ्टी बनी रहेगी। तो इसी के लिए हमें ऑटोमेशन यूज होता है। अब ऑटोमेशन कहाँ पे यूज होता है, आप एग्रीकल्चर से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी तक चले जाओ, हर जगह पे ऑटोमेशन यूज होता है। हर एक जगह पे अलग अलग पर्पज रहता है, अलग अलग प्रोसेस रहती है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, असेंबली लाइंस होती है, मशीन को कंट्रोलिंग करना होता है, पैकेजिंग होता है, मटेरियल को हैंडलिंग करना होता है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, प्रोसेस है जहाँ पे ऑटोमेशन को यूज किया जाता है। अब मैं जब वर्ड ऑटोमेशन यूज करूंगा तो आप लोगों को समझना है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो मैं जब भी वर्ड ऑटोमेशन यूज करूं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक इट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब अगर प्लांट पे देखो, एक मेरा प्लांट होता है, उसके ऊपर मैं ऑटोमेशन अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्वालिटी बढ़ेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड के बेस पे ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। तो क्वालिटी क्या होगा, एंड ऑफ द डे डेली मेंटेन रहेगा। देन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब मेरा जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्टिविटी है, टारगेट्स है, वो सारी चीज मेंटेन रहेगी। जैसे कोई इंडस्ट्री है वो बोलेगा कि मेरा सो एंड सो नंबर का टारगेट है, तो उतना पूरा ऑटोमेशन के बेस पर चलेगा, तो उतना टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। ह्यूमन के बेस पर रहेगा तो कुछ लोग छुट्टी ले गए, कुछ लोग का मूड सही नहीं है तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, तो बहुत सारी चीज होगी, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। बट अगर हम ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। इनिशियली मशीन और टेक्नोलॉजी के लिए आपका कॉस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, बट उसके बाद जो आप लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आज की डेट में देखो लेबर मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उनके नखरे भी ज्यादा होते हैं, तो लेबर कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। और एंड ऑफ द डे आपका क्या होगा, जो भी आपकी जो डिजायर या आपकी जो भी टारगेट या आपके जो भी गोल्स होंगे, यू विल बी एबल टू फुलफिल। तो इसीलिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आल्सो यूजिंग द ऑटोमेशन। सो आज की डेट में आप बीइंग इंजीनियर्स हो तो यू शुड नो अबाउट द ऑटोमेशन, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हो, देन मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स है, उनके लिए तो आज की डेट में ऑटोमेशन इज मस्ट। दे शुड अवेयर और दे शुड नो ऑल दिस थिंग्स अबाउट द ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेशन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से। पहले क्या होता था कि मैनुअल कंट्रोल यूज होता था। मैनुअल कंट्रोल इन द सेंस कि पूरा का पूरा चीज ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो ऑलरेडी मैंने आपको उसके डिसएडवांटेज बता दिए कि क्या क्या हो सकता है। आपको प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, क्वालिटी कम हो सकता है, देन आपका एरर का चांसेस ज्यादा रह सकता है, सेफ्टी के रिस्क, मतलब सेफ्टी कम रहेगी, रिस्क बढ़ जाएंगे वहां पे। तो मैनुअल कंट्रोल में ये दिक्कत थी। उसके बाद जाके हमारा आया न्यूमेटिक कंट्रोल। न्यूमेटिक कंट्रोल मतलब और कुछ नहीं है, जो भी आपकी प्रोसेस होगी, रिले होगे, स्विचेस होगे, दैट विल बी ऑपरेटेड बाय एयर प्रेशर। जैसे कि शायद आप लोगों ने अहमदाबाद या सूरत में ट्रैवल किया होगा, तो आप बीआरटीएस बस में जो बैठते हैं, बीआरटीएस बस में जो डोर ओपन और क्लोज होता है, तो आपने वहां पे एयर का सुना होगा, जब वो ओपन या क्लोज होता है तो एयर प्रेशर, तो वो जो ऑपरेशन हो रहा है दैट इज कंप्लीटली न्यूमेटिक कंट्रोल। अब न्यूमेटिक कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम था कि जो भी प्रोसेस होता था आपका एयर से ऑपरेटेड होता था। तो मतलब आपकी जो, आपने शायद देखा होगा ना, फिल्टर में जो पाइप्स आते हैं छोटे छोटे वाले, उसी पाइप से, ऐसी पाइप को यूज करके एयर उसमें से पास किया जाता था, और आपके जो भी रिलेज होते हैं, कॉन्टेक्टर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं इंडस्ट्री में, उसको ऑपरेट किया जाता है। अब इससे क्या दिक्कत होती थी कि जब भी कहीं पे भी कोई डिवाइस फॉल्टी हुआ, मतलब फॉल्टी कब होगा उसको, या ऑपरेट नहीं, जैसे कि रिले को मुझे ऑन करना है, स्विचिंग करवाना है, तो नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, या उसके पास एयर प्रेशर पहुंच नहीं रहा होगा,
तो अब उस फॉल्ट को फिगर आउट करने में आपका बहुत टाइम चला जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रिले लगे हुए होते हैं, कॉन्टेक्टर्स लगे हुए होते हैं, स्विचेस लगे हुए होते हैं। अब कहाँ से वो फॉल्ट है वो उसको फाइंड करने में तो ज्यादा टाइम चला जाता था। उनकी जो अब इतने पाइप्स निकलेंगे, वो सारी चीज निकलेगी आपकी, तो पूरा जो सिस्टम होता था वो एकदम बल्कि हो जाता। उसके बाद आया आपका हार्डवायर लॉजिक कंट्रोल। हार्डवायर लॉजिक कंट्रोल मतलब कि आपके जो कॉन्टेक्टर्स है एंड रिलेज है, उनके साथ टाइमर्स है, काउंटर्स है, उसके फिजिकल हार्डवेयर को कनेक्ट करके पूरी प्रोसेस को चलाया जाता है। बट उसमें भी वही दिक्कत था आपका कि क्या होता था, सिस्टम बल्कि हो जाता था, कहीं पे भी फॉल्ट आया है, अब थाउजेंड्स ऑफ रिले लगाए, कोई एक रिले की वजह से पूरा प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो उसको फिगर आउट करने में टाइम चला जाता था। मतलब आपका ट्रबल शूटिंग टाइम का जो ट्रबल शूटिंग टाइम होता है, जब भी शट डाउन होता है, ट्रबल शूटिंग टाइम आपका बढ़ जाता था। अब उस चीज को ओवरकम करने के लिए इंडस्ट्री में उसके बाद आए आपके लॉजिक गेट, जो आपने शायद डीएलडी सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ा होगा, जो एंड और लॉजिक गेट्स है आपके, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, वो सर्किट्स को यूज किया जाता था। अब वो सर्किट को यूज करके पूरी प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। बस उसके पीछे भी कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे कि कोई भी सर्किट फॉल्ट नहीं हुआ। अब फोल्ट हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हूँ मैं, कि जैसे कि हमारे पास कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ले लेता हूँ एग्जांपल, मोबाइल है, मोबाइल में अगर हमारा कुछ भी फॉल्ट हुआ, नहीं चल रहा है या प्रॉब्लम आ गया, बंद हो गया, तो हम मोबाइल वाले को रिपेयर के लिए देते हैं। रिपेयर के लिए देते हैं तो ज्यादातर लोग हमें क्या सजेस्ट करते हैं, आप इसका मदरबोर्ड रिप्लेस कर दो। कंप्यूटर में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, रिपेयरेबल नहीं है, मदरबोर्ड गया है, इसको रिप्लेस कर दो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें से इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं कि उनको फॉल्ट फिगर आउट करने में टाइम चला जाता है। उसकी जगह पे वो लोग डायरेक्टली आपको सजेस्ट करते हैं पूरा मदरबोर्ड चेंज करो। अब इंडस्ट्री में भी यही चीज होता था, पूरा का पूरा सर्किट चेंज करो, प्रोसेस को होल्ड कर दो, फिर वापस से सर्किट लगाओ, ये सारी चीज को ऑपरेट करो। उतने टाइम तक उनका क्या होता था, प्रोसेस पूरा बंद हो जाता था। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग लॉस हो जाता था, उसका प्रोडक्शन लॉस होता था। अब उस चीज के बाद उसको अवॉइड करने के लिए पीएलसी का इन्वेंशन हुआ। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका हार्ट है। यहाँ से ही सारी चीज ऑपरेट होती है। पीएलसी ने क्या किया, एक छोटा सा डिवाइस मतलब बनाया। ये डिवाइस ने क्या किया, ये जितने भी चीज थे, जैसे आपका रिले था, टाइमर था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे, कॉन्टेक्टर्स थे, उस सबको रिप्लेस कर दिया। एक छोटा सा हार्डवेयर बना, उसके अंदर ये सारी चीज दी गई है। अब वो कैसा दिखता है वो आपको आगे दिखाऊंगा, क्या क्या यूज होता है, कैसे वो चलता है, दैट आई विल शो यू लेटर। तो ये जो 1969 के अंदर बेडफोर्ड एसोसिएट करके एक कंपनी थी, जिन्होंने ये पीएलसी का इन्वेंशन किया था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जैसे कि जनरल मोटर नाम शायद आपने सुना होगा, जो हमारे पहले हालोल में प्लांट था, अभी बंद हो गया। वो जनरल मोटर का जो प्लांट था वो पूरे 1.5 साल तक शट डाउन हो चुका। मतलब उनके पास इतनी बल्कि सिस्टम से रिले और कॉन्ट्रेक्टर लगे हुए हैं, जिसमें उनका फॉल्ट फिगर आउट करने तक उनका टाइम, मतलब 1.5 साल तक का उसका प्लांट ऐसे ही बंद हुआ। और उसी टाइम पे बेडफोर्स एसोसिएट करके एक कंसल्टेंसी थी, जिन्होंने एक कंट्रोलर बनाया, और वो कंट्रोलर था, उसका नाम रखा उन्होंने उस टाइम पे मॉडिकॉन, मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रो कंप्यूटर और ये सारी चीज यूज हो रही थी और बल्कि सिस्टम। और उसी टाइम पे ये बेडफोर्ड एसोसिएट ने ऐसा एक कंट्रोलर बना दिया जो डिजिटली ऑपरेट होता था, जिसमें रिले कॉन्टेक्टर्स और वो सारी चीज इनबिल्ट हो जाती थी, आपको एक्सटर्नल यूज करने की जरूरत नहीं थी। और उसी टाइम पे जनरल मोटर्स ने बेडफोर्ड एसोसिएट के साथ टाई अप करके पूरे प्लांट के अंदर उन्होंने अपना पूरा जो प्लांट था उसको पीएलसी से रिप्लेस कर दिया। तो 1969 के अंदर ये पीएलसी का सबसे पहला इनोवेशन हुआ था। पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जैसे आप लोगों ने शायद फाइनल ईयर में या आपके जो भी जिसके लिए आपने माइक्रो कंट्रोलर यूज किया होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपकी इंडस्ट्री में नहीं चल सकता है। दैट इज फॉर योर होम ऑटोमेशन और ऑफिस ऑटोमेशन और सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो भी रहती है, उसके लिए आपका माइक्रो कंट्रोलर से आप इंडक्शन मोटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, माइक्रो कंट्रोलर से आप मशीन को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई एक इंडस्ट्रियल कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। वो जो इंडस्ट्रियल कंट्रोलर है वो है आपका पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये सारी चीज मैंने आपके डिस्कस की कि मैनुअल कंट्रोल में क्या था। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि भाई न्यूमेटिक कंट्रोल जो है, तो न्यूमेटिक ऐसा पूरा बल्कि प्रोसेस होता था। इसमें देखो सिर्फ 2 एक्चुएटर लगे, उसको पूरा ऑन ऑफ करवाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता था, तो एकदम बल्कि सिस्टम हो जाता था और इसके ट्रबल शूटिंग टाइम भी ज्यादा चला जाता था। अब देखो हार्डवायर रिले लॉजिक, ये जो आपको यहाँ पे इमेज जो दिख रही है, ये जो इमेज है जनरल मोटर के जो प्लांट में जो कंट्रोल रूम था उनकी इमेज है उस टाइम की, 1968 में जब उनका प्लांट शट डाउन हुआ था।
अब देखो यहाँ पे कितने आपके रिलेज और ये सारी चीज लगी हुई है, इसमें अब एक भी कोई रिले फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से आपका प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो आपको उसको फिगर आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो ये क्या होता था, हार्डवेयर लॉजिक से आपको पूरी बल्कि हो जाती थी। लॉजिक गेट से आपके जैसे लॉजिक गेट से ऐसे सर्किट यूज किया जाता था जिसमें कोई एक सर्किट का फॉल्ट हुआ तो आपका पूरा बंद हो जाएगा, जैसे इसमें छोटी छोटी आईसीज लगी हुई होती है। अब कोई एक आईसी फॉल्ट हुए तो उसकी वजह से पूरा प्रोसेस ठप हो जाता है, या तो उसको पूरा रिप्लेस करो या पूरा कार्ड रिप्लेस करो। तो ये उनके ड्रॉबैक थे। तब जाके आया हमारा पीएलसी। ये एक सॉलिड स्टेट कंट्रोलर है, ठीक है, जब इसका इन्वेंशन हुआ था 1969 के अंदर। अब इसके जो एडवांटेज है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इस एग्जैक्टली पीएलसी के टॉपिक पे जाएंगे। हम पहले ऑटोमेशन क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन की मतलब ये ऑटोमेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा होता होगा कि ये सेशन हम अटेंड कर रहे हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट होगा कैसे, कि कहाँ कहाँ पे यूज होता होगा, कैसे यूज होता होगा। तो सबसे पहले वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्रीज, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, वहां पे सारी जगह पे आज की डेट में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूज होता है। देन आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पे तो आज की डेट में कंप्लीटली इट इज ऑटोमेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई मेडिसिन बन रही है, मेडिसिन बन रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स 10-15 केमिकल या जो भी उनकी रिसर्च हुई होगी उनको मिला के एक मेडिसिन बनता है। अब उसमें केमिकल एक ऐसी चीज है कि उसमें 0.001 ml का भी डिफरेंस आ जाएगा तो आपका आउटपुट विल बी डिफरेंट। ताऊ मतलब फीवर को खत्म करने की मेडिसिन बना रहे हैं और कुछ और ही बन जाएगा। अगर ह्यूमन के ऊपर वो पूरा डिपेंडेंट रहेगा तो वहां पे क्या होगा, उसमें कुछ भी ज्यादा कम हो गया तो आउटपुट विल बी डिफरेंट। सो वहां पे भी ऑटोमेशन यूज किया जाता है। एक स्टैंडर्ड फिक्स प्रोसेस ही होगा, उस फिक्स प्रोसेस के बेस पे ही आपका पूरा प्रोडक्शन होगा। देन होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मतलब कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग, बाइक मैन्युफैक्चरिंग, ये ट्रक, ये जो भी आप ले लो, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उनकी असेंबली करने के लिए, पेंट करने के लिए, ट्रिमिंग इन द सेंस जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे कार में या बाइक में, उन सबको फिक्स करने के लिए, उनका टेस्टिंग करने के लिए हर एक जगह पे आज की डेट में ऑटोमेशन यूज होता है। देन उसके बाद होता है मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल मतलब कि आपका पैकेजिंग इंडस्ट्रीज होता है, जहां पे कोई भी प्रोडक्ट बन के पैकेजिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। अम्यूजमेंट पार्क हम बहुत बार गए हैं, बट भी कभी हमने ऐसा सोचा नहीं है कि ये ऑटोमेशन इसके अंदर यूज होता है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम टोरा टोरा या जो भी राइड्स होती है उसके अंदर बैठते हैं तो वहां पे सामने एक बंदा छोटी सी केबिन में बैठा होता है, उसके पास एक छोटा सा बॉक्स होता है, जिस बॉक्स को बोलते हैं कंट्रोल पैनल। वो कंट्रोल पैनल के अंदर कुछ बटन होते हैं और कुछ होता है जहां से उसको वो कंट्रोल करता है। पूरी आपकी राइड्स की जो भी स्पीड होती है, जो भी मोशंस होते हैं, जैसे कि उनको कितने एंगल पे घुमाना है, ये सारी चीज वो वहां से बैठ के कंट्रोल करता है। तो उसके अंदर एक हार्डवेयर यूज होता है जिसका नाम है वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, या कुछ लोग उनको वेरिएबल स्पीड ड्राइव भी बोलते हैं। ये वीएफडी का यूज करके वो लोग उसको ऑटोमेटिक चलाते रहते हैं। तो वो आपका मोशन कंट्रोलर। देन उसके बाद आपका होता है मोटर एंड ड्राइव कंट्रोल, जितनी की आपकी स्टील रोलिंग्स मिल, जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है, पेपर मिल्स, पेपर मैन्युफैक्चरिंग होता है, शुगर मिल्स जितनी भी है, हर एक जगह पे आज की डेट में पूरा का पूरा ऑटोमेशन यूज हो रहा है। उसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, जैसे कि एचवीएसी हो गया, यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ था, टरबाइन लगा होता है, उसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करने के लिए आपका ऑटोमेशन यूज होता है। एचवीएसी मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जितने भी आप मॉल्स के अंदर जाते हो, थिएटर्स के अंदर जाते हो, वहां पे सेंट्रल एसी लगा हुआ होता है। वो जो सेंट्रल एसी होता है उसका जो कंट्रोल मतलब प्रोसेस होता है वो होता है आपका, उसका डक्ट डिजाइनिंग हुआ होता है। डक्ट डिजाइनिंग और चिलर लगा हुआ होता है, चिलर के थ्रू पूरा आपका हीटिंग एंड वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। अब वो प्रोसेस का वहां पे भी टेम्परेचर, जैसे आपको जो भी आपकी सीजन वाइज उसको मेंटेन करना होता है, तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वहां पे पीएलसी का यूज किया जाता है। देन आपका वहां पे फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, आपका अलार्म कंट्रोल सिस्टम होता है। ये सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए वहां पे भी पीएलसी का यूज किया जाता है। कोई भी मॉल्स के अंदर आप जाओगे तो उसके बेसमेंट पे या बाहर की साइड पे आपको उसका कंट्रोल रूम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बैच कंट्रोल, जैसे कि केमिकल, कोई भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे आप ले लो रिलायंस ले लो, या जो भी रिलायंस आप अपना ओएनजीसी ले लो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज जैसे एशियन पेंट्स है, बर्गर है, ये सारे चीज जो भी मैन्युफैक्चरिंग उनके प्रोडक्ट के कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं। कोल प्लांट है बैचिंग के लिए, हर एक जगह पे ऑटोमेशन यूज होता है। फिर मशीन्स कंट्रोल करने के लिए,
जैसे कि आपका सीएनसी मशीन आता है जो डाई कटिंग और गियर्स और वो सब कुछ बनाने के लिए आता है, तो उसके अंदर भी ऑटोमेशन यूज किया जाता है। ग्लास कटिंग मशीन, जितने भी ग्लास कटिंग की इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे भी पूरा ऑटोमेशन यूज किया जाता है कि उसकी लेंथ और वो सारी चीज डिफाइन की जाती है, और उसी के बेस पे उसका ऑटोमेटिकली हर एक जो भी उन्होंने इनपुट्स दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उनका कटिंग होता जाएगा। प्लास्टिक की जो भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वहां पे होता है। देन उसके बाद प्लांट कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए, जैसे कि कोई भी आपकी प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करने के लिए भी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी आपका ऑटोमेशन को यूज किया जाता है। तो ये जस्ट एक समरी है कि इतनी इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, हर छोटी इंडस्ट्रीज से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैं कह दूं और एग्जांपल दूं, जैसे कि हम ये जो गृह उद्योग वाले जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे फ्राइंड आते हैं, वो सारी चीज खाते हैं, तो पहले वहां पे क्या होता था कि पहले वो लोग खुद से मतलब ऐसे ही घर पे जैसे हम फ्राई करते हैं वही तरीके से फ्राई करते थे, फिर वो मीनबत्ती के थ्रू उनको वो सिलाई करते थे और उनके बाद उनको बेचते। अब वहां पे भी क्या हो गया, ऑटोमेशन आ गया है कि छोटी छोटी मशीनरी बन गई जिसका कॉस्टिंग अराउंड 70 से 80 हजार रुपए का है। आप उनके जो भी फ्राइंग है उनको डाल दो, वो पूरे फ्राइंग हो जाएंगे, उसके बाद पैकेजिंग हो जाएगा, कटिंग भी हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनकर निकल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग है, वहां पे भी आज की डेट में ऑटोमेशन यूज होने लगा है। पूरा मैनुअल से दे आर आल्सो शिफ्टेड टू ऑटोमेशन। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री आज की डेट में बचा नहीं है जो ऑटोमेशन का यूज नहीं कर रही। अब लीडिंग कुछ ऑटोमेशन की कंपनीज है जिसके बारे में आपने शायद नाम सुना होगा। रॉकवेल ऑटोमेशन, या उनको एलन ब्रेडली एबीबी बोला जाता है। सीमेंस है, एबीबी है जिसका बड़ौदा में अपना एबीबी भी है ऑलरेडी, मकरपुरा में। स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, मित्सुबिशी है, जीई अपने बड़ौदा में, हनीवेल है, योकोगावा। तो ये लीडिंग इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा मोर देन 2+ इंडस्ट्रीज है जो ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कोई कंपनी अपना हार्डवेयर बनाती है, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर हार्डवेयर यूज होते हैं और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कुछ कंपनी अपने हार्डवेयर बनाती है, कुछ कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाती है। तो लेटर उसको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है। उसमें आपका जो ये रॉकवेल ऑटोमेशन और जो सीमेंस है, ये पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े दो जायंट है। ऑटोमेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े दो जायंट अगर कोई है तो वो है रॉकवेल ऑटोमेशन और सीमेंस। उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट का 64% दोनों ने मिलकर कवर किया है। बाकी के आपके 36%, मोर देन 200+ कंपनीज जो है उन्होंने मिलकर कवर करके रखा है। यही दो बड़े सबसे जायंट है। और ज्यादातर इंडस्ट्रीज में आप कहीं पे भी विजिट करोगे या कहीं पे भी देखने जाओगे, तो जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे और एलन ब्रेडली रॉकवेल ऑटोमेशन या सीमेंस को आपको देखने को मिलेगा। अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ये जो टेक्नोलॉजी है उसको 3 कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है फील्ड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है हमारा कंट्रोल हार्डवेयर, और तीसरा है हमारा कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो अब ये तीनों को हम बारी बारी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फील्ड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कंट्रोल हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, कंट्रोल सॉफ्टवेयर कौन कौन से। तो सबसे पहला है फील्ड इंस्ट्रूमेंट। जैसा नाम है उसी के ऊपर से हमें आइडिया आता है फील्ड इंस्ट्रूमेंट। जो फील्ड में जो डिवाइसेस लगे हुए होंगे, दैट्स कॉल्ड फील्ड इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आता है फील्ड इंस्ट्रूमेंट में सेंसर्स। सेंसर्स आपके दो टाइप के होते हैं, या तो डिस्क्रीट मतलब डिजिटल होगा, या एनालॉग मतलब आपका एनालॉग। अब डिजिटल मतलब क्या होता है, आपका ऑन या ऑफ टाइप का सेंसर, 0 या 1। डिस्क्रीट मतलब 0 या 1 डिजिटल। देन आपका है एनालॉग। एनालॉग मतलब कि क्या होगा, उसकी जो वैल्यूज होगी वो कंटिन्यूअसली वेरी होती जाएगी। जैसे कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो वहां पे आप डिजिटल सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टेम्परेचर की वैल्यू तो क्या होती है, वेरी होती है। तो वहां पे हमें एनालॉग टाइप का सेंसर यूज करना होता है। कोई प्रोडक्ट, कोई भी जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें डिटेक्ट करना है, तो वहां पे हमें डिस्क्रीट टाइप का सेंसर, कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको डिटेक्ट करेगा, तो हमें ऑन या ऑफ सिग्नल उसके बेस पे देगा। तो वो हो गया आपका डिस्क्रीट सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल। अब एनालॉग डिस्क्रीट के बारे में आपको सिंपल सा पता है, 0 या 1 पे। एनालॉग जो सिग्नल है वो 0 1 पे काम नहीं करता, वो वैल्यू को वेरी करता है। अब वैल्यू को वेरी, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर जैसे कि मुझे, आप जहाँ पे बैठे हो या आपका कोई क्लासरूम है, उसका टेम्परेचर हमें मेजर करना, तो वहां पे हमने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया। अब टेम्परेचर सेंसर को हम हमारे कंट्रोल, जो भी कंट्रोलर होता है उसके साथ लगाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीएलसी की, जो हमारा इंडस्ट्रियल कंट्रोल। तो पीएलसी के साथ हम उसको लगाएंगे, तो वो जो एनालॉग सेंसर है वो एक इनपुट टाइप का सिग्नल है, ठीक है। वो सेंसर जो भी आपका टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा। उसके बाद वो कुछ आपको आउटपुट देगा जो आप अपने पीएलसी पे देंगे।
तो वो आउटपुट आपको कौन से फॉर्म में देगा? दो फॉर्म में देता है, वो होता है वोल्टेज के फॉर्म में या तो करंट के फॉर्म में। वोल्टेज के फॉर्म में जो देगा उसका जो रेंज होगा वो होगा 0 to 10 वोल्ट के बीच में देगा। कि आपने जैसे कि उसमें कोई भी ऐसा लॉजिक बनाया, आपको वो जो सेंसर लिया वो 0 to 400 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर सकता है, ऐसा सेंसर है। तो जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा आपका रूम का, तब आपको वो 0 वोल्ट देगा। जब आपका रूम का टेम्परेचर, जो भी आपका डिजायर एरिया है उसका टेम्परेचर 400 होगा, तब आपको वो वैल्यू देगा 10 वोल्ट। अब दूसरा होता है करंट टाइप का। तो करंट टाइप का जो है उसका रेंज होगा 4 to 20 मिली एम्पियर। आपका जो भी करंट टाइप का सेंसर होगा उसका आउटपुट मिलेगा आपको 4 to 20 मिली एम्पियर के बीच में। अब सवाल आता है कि ये जैसे वोल्टेज में तो 0 to 10 वोल्ट दिया, तो करंट के अंदर हमने 0 to 20 मिली एम्पियर क्यों नहीं दिया? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमारा एक प्लांट है जहां पे हमने सेंसर को लगाया, वहां से 2 किलोमीटर दूर हमारा एक कंट्रोल रूम है जहां पे हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है, वहां तक हमें इसको ले जाना है। अब मैंने 0 to 20 मिली एम्पियर अगर होता, अब वहां पे टेम्परेचर है 0 डिग्री, तो 0 to 20 मिली एम्पियर रेंज होगा तो हमें क्या मिलता? 0। अब अगर बीच में से वो वायर भी कट हो गया, तब भी हमें क्या मिलेगा? वहां पे आउटपुट साइड में हमें मिलेगा 0। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बीच में से वायर ब्रेक हो चुका है या क्या हो चुका है। तो इसी के लिए वहां पे जो रेंज लिया गया है वो 4 to 20 मिली एम्पियर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो ये दोनों में से बेस्ट जो है वो है आपका करंट वाला 4 to 20 मिली एम्पियर। क्योंकि जब वोल्टेज की बात करते हैं तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपको सिग्नल को कैरी करके, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपका जब वहां पे 10 वोल्ट आना, आपका यहाँ पे 400 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तब आपको 10 वोल्ट मिलना चाहिए, तो आपको वहां पे मिलेगा 9 वोल्ट या 9.5 या 9.8, ऐसा कुछ मिलेगा। तब आपको वो टेम्परेचर या आपका जो भी कूलिंग प्रोसेस होता होगा उसको बंद करना होगा, तो बंद नहीं होगा। तो आपका वोल्टेज जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वहां पे आपका क्या होगा? वोल्टेज लॉस होगा। तो जहां पे अब होता है ऐसा कि भाई तो करंट ही बेस्ट था, तो फिर हमने ये दो अलग अलग बनाए ही क्यों? करंट ही रहने देते। बट वोल्टेज का भी अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे कि कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला एरिया रहता है जहां पे आपका रेडिएशन का मैटर करता है, तो वहां पे क्या होगा? आपका करंट का डिस्टोर्शन होगा, आपका लॉसेस होगा। तो उस केसेस में आपको वहां पे वोल्टेज यूज करना होता है। तो अब जब भी कोई सेंसर्स आपकी प्रोसेस के लिए परचेज किया जाता है, तो आप कौन से मीडियम में यूज करना चाहते हैं, कितना डिस्टेंस रहेगा, उसी के बेस पे सेंसर्स का सिलेक्शन किया जाता है। तो फील्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके सेंसर्स होते हैं, देन आपके वाल्व्स होते हैं, जैसे कंट्रोल वाल्व आता है, सोलेनोइड वाल्व आता है। देन आपके अलग अलग टाइप के सेंसर, जैसे अभी दूसरे सेंसर्स आते हैं जैसे कि आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर सेंसर्स हो गए, फ्लो मेजर करने के लिए फ्लो सेंसर्स, लेवल मेजर करने के लिए लेवल सेंसर्स, कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए कंडक्टिविटी, डेंसिटी मेजर करने के लिए पीएच से, और बहुत सारे, जैसे कि पर्टिकुलर कोई गैस इंडस्ट्रीज, केमिकल वाले होते, गैस इंडस्ट्रीज होते, तो वहां पे गैस को डिटेक्ट करने के लिए जो भी होता है, तो अलग अलग गैस के अलग अलग सेंसर्स आते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ट्रांसमीटर। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आरटीडी। आरटीडी मतलब रजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। तो ये जो होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है, जब कोई भी टेम्परेचर को मेजर करेगा उसके बाद ये जो आउटपुट देगा ना, वो हमें ओम्स में देगा। ठीक है। तो अब जो भी हमारा कंट्रोलर होता है उसको सिर्फ करंट और वोल्टेज के फॉर्म का ही पता चलता है, उसको ओम्स या कोई और प्लेटफॉर्म के मतलब कोई ओम फॉर्म में पता नहीं चलता। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इस सिग्नल का कन्वर्जेशन करना होता है, इसको ओम में से हमें हमें कन्वर्ट करना होता है हमारे डिजायर रेंज में, करंट के फॉर्म में या तो वोल्टेज के। तो उसके लिए हमें वहां पे यूज करना होता है ट्रांसमीटर का, या तो बोलते हैं इसको ट्रांसड्यूसर, जो हमारी एक फॉर्म की सिग्नल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके देगा। ओम्स को हमें कन्वर्ट करके देगा वोल्टेज या तो करंट के फॉर्म में, जिस टाइप का होगा। तो कुछ कुछ जो सेंसर्स आते हैं उसके अंदर इनबिल्ट ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसड्यूसर्स होता है। कुछ कुछ सेंसर्स जो आते हैं उसमें आपको एक्सटर्नल्स लगाने होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कंट्रोल हार्डवेयर। कंट्रोल हार्डवेयर जिसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब ये जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रोग्राम को बना सकते हो, अपनी प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। और ये रीप्रोग्रामेबल, मतलब आप जितनी बार
इसको प्रोग्राम करना चाहो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में भी आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। और दूसरा होता है स्टैंड अलोन पीआईडी कंट्रोलर, मतलब जहां पे टेम्परेचर पीआईडी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव, जहां पे आपका कोई टेम्परेचर के बेस पे आपको कोई प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है, छोटी सी प्रोसेस होती है, वहां पे आपका पीआईडी कंट्रोलर को यूज किया जाता है। अब देखो ये जो इमेज है ये है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये है सीमेंस की ब्रांड का पीएलसी। अलग अलग ब्रांड्स के पीएलसी आती है, ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो है एलन ब्रेडली ब्रांड के पीएलसी। अब ये जो है मेन कंट्रोल है, सीपीयू होता है। अब कोई भी कंट्रोलर होता है उसके अंदर एक होता है पावर सप्लाई यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है उनके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, जहां पे आपके सेंसर्स इनपुट होते हैं, कुछ ऑपरेटर आपके आउटपुट्स हो गए, जो भी मोटर्स है, हीटर है, फैनाइंस है, ब्लोअर है, उन सबको कनेक्ट, तो इनपुट आउट मॉड्यूल। तो आप यहाँ पे ये जो मॉड्यूल्स देख रहे हैं वो है आपके इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स। आप अलग अलग हार्डवेयर में अलग अलग मैक्स मतलब मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर सकते, कुछ में सिर्फ आपको इतना ही पोर्शन देखने को मिलेगा, कुछ पीएलसी में आपको यहाँ पे 10 से 15 मॉड्यूल कनेक्ट किए हुए होते हैं। तो इस सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास मोबाइल्स जो आते हैं वो अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं। एक मोबाइल की ब्रांड होती है, उसमें एक सीरीज होती है, उस सीरीज के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, 2 GB रैम वाला, 3 GB रैम वाला, 4 GB रैम वाला। तो उसके कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर्स रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया हुआ होता है। तो सिमिलरली ये पीएलसी के अंदर भी ऐसा होता है कि जिस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन हो, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से अलग अलग सीरीज के हार्डवेयर बनाए हुए होते हैं। मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ी प्रोसेस के लिए, उस अकॉर्डिंग से बनाया जाता है। अब जो भी आपके पीएलसीज होते हैं उसमें फील्ड इनपुट एलिमेंट्स कौन 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 से होते हैं, जैसे कि आपके पुश बटन्स हो गए, आपके स्विचेस हो गए, जैसे लिमिट स्विच हो गया, लेवल स्विच हो गया, थंबविल स्विच हो गया, सिलेक्टर स्विच हो गया, कॉन्टेक्टर रिलेज, ये सारी आपकी लगाई जाती है। सेंसर्स हो गए एनालॉग टाइप के या तो डिजिटल टाइप से। आपके फील्ड कंट्रोल एलिमेंट्स दूसरे उसके आउटपुट साइड में कौन कौन से हो सकते हैं, एक्चुएटर्स हो सकता है, सोलेनॉइड हो सकता है, कंट्रोल वाल्व। सोलर वाल्व दो टाइप के होते हैं, मतलब एक तो आपका ये सोलेनॉइड वाल्व जो सिर्फ होता है ऑन या ऑफ, जो हमारे हम नॉर्मली यूज करते हैं। दो देन होता है कंट्रोल वाल्व्स। कंट्रोल वाल्व्स में क्या होता है, वो एनालॉग टाइप का वाल्व है। सोलेनॉइड जो है आपका डिजिटल टाइप का वाल्व है। जैसे सेंसर्स में एनालॉग और डिजिटल है, वैसे वाल्व्स में भी एनालॉग और डिजिटल। कंट्रोल वाल्व के अंदर क्या होता है कि वो परसेंटेज वाइज आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। 0 to 100% है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको 10% ओपन करना है, 20% ओपन करना है, 30% ओपन करना है, कितना ओपन करना है, दैट यू हैव टू डिफाइन इन योर लॉजिक। अब इसका लॉजिक कैसे बनता है, इसका सॉफ्टवेयर कैसा है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब मैंने जैसे बताया ना कि अलग अलग ब्रांड्स आती है, जैसे हमारे मोबाइल में आते हैं, पीएलसी के भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स है। सीमेंस है, एलन ब्रेडली है, जी फानुक है, मित्सुबिशी, ओमरॉन, तोशिबा, हिटाची, पैनासोनिक, डेल्टा, मोदिकोन, स्नाइडर, और बहुत सारे और ब्रांड्स भी है जो पीएलसी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चाइनीज ब्रांड्स भी बहुत सारी आती है जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट सबसे बड़े जो दो इंपॉर्टेंट इसमें कोई प्लेयर है तो वो है आपके सीमेंस और एलन ब्रेडली, जो मैंने आपको आगे बताया था। एलन ब्रेडली यानी कि रॉकवेल ऑटोमेशन, ये दो सबसे बड़े मेजर ब्रांड्स है जिसको ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि ये दो मेजर ब्रांड जो है वो यूजर फ्रेंडली है, उसके सॉफ्टवेयर भी यूजर फ्रेंडली है, और उसके सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर। अब आते हैं आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कंट्रोलर है, मतलब उस प्रोग्रामिंग आपको करना रहेगा। तो प्रोग्रामिंग सुन के ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि मतलब सी लैंग्वेज या C++ होगा या जावा या पाइथन या ऐसे लैंग्वेजेस यूज होती होंगी। तो ज्यादातर लोग क्या होते थे, प्रोग्रामिंग सुन के ही बैकआउट कर लेते कि यार सी लैंग्वेज तो हमने कॉलेज टाइम में सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर जब दिया था तो उस टाइम पे भी रट्टा लगा के छोड़ दिया था, तो ये तो हमसे कहाँ से होगा। तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑटोमेशन के अंदर कोई C++ या जावा या पाइथन ऐसी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं होती है। इसके लिए जो यूज किया जाता है वो 5 लैंग्वेज है: लैडर लॉजिक, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, एफपीटी। उसमें सबसे ज्यादा 80% प्लांट के अंदर यूज की जाने वाली लैंग्वेज है आपकी लैडर लॉजिक। उसके बाद सेकेंड नंबर पे होता है आपका फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, एफबीटी। वो कैसा होता है दोनों लैंग्वेज, वो अभी आपको मैं शो करके उसका दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा।
देन होता है स्ट्रक्चर टेक्स्ट, स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप उसको लिखते जाते हैं। देन आपका जो इफ एल्स वाली कंडीशन होती है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट के इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखोगे आप वो। और फंक्शन चार्ट, आपका फ्लो चार्ट, या उसको आप फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो, कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है लेडर, और उसके बाद यूज होता है एफबीडी। बाकी की जो 3 लैंग्वेज है बहुत रेयरली कहीं अब्रोड के प्लांट में आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज हमारे यहाँ पे जितने प्लांट्स है उसमें ज्यादातर आपको लेडर और एफबीडी, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, ये 2 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो है, हर एक ब्रांड की पीएलसी आती है, तो हर एक ब्रांड का अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है। हर एक ब्रांड्स का अलग अलग उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, उनका विजुअलाइजेशन अलग अलग होगा। बट जितने भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, वो सारे के सारे ब्रांड्स यही लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब आप एलन ब्रेडली ब्रांड का पीएलसी लो, उसमें कोई एक, मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, कि मुझे लेडर लॉजिक बनाना है, तो लेडर लॉजिक उसमें जो बनता है एलन ब्रेडली की पीएलसी में, कोई एक इनपुट को, पुश बटन को प्रेस करके हम अपने मोटर को ऑन करेंगे, तो उसका जो लॉजिक बनेगा एलन ब्रेडली के लेडर लॉजिक, वही आपका सीमेंस में बनेगा, वही आपका स्नाइडर में बनेगा, वही आपकी वर्ल्ड की कोई भी ब्रांड की पीएलसी उठा लो, उसके अंदर लॉजिक वही टाइप का बनेगा। सिर्फ डिफरेंस इस होगा, उसके जो एड्रेसिंग पैटर्न्स होती है, उनके जो डाउनलोड, प्रोग्राम को डाउनलोड करने का तरीका होता है, उसका सॉफ्टवेयर का जो विजुअलाइजेशन होता है, उसी के अंदर सिर्फ आपका डिफरेंस आएगा। बाकी जो लॉजिक जो बनेगा वो हर एक ब्रांड के अंदर सेम ही बनेगा। तो आपका जब भी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग पीएलसी का सीखना है, तो यू हैव टू फोकस्ड ऑन लॉजिक, कि आपका लॉजिक जो है दैट शुड बी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है आपको हर एक ब्रांड की पीएलसी आना जरूरी है। जितनी मार्केट्स में आपको, अगर एलन ब्रेडली और सीमेंस के ऊपर आप एक्सपर्ट बन गए, तो उसके बाद आप वर्ल्ड की कोई भी पीएलसी के ऊपर आराम से उसकी मैन्युअल को थोड़ा बहुत पढ़ के आराम से उसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो मेन एम शुड बी आर लाइक दैट, कि हमारा जो है लॉजिक जो है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो एक में एक सॉफ्टवेयर है, सीमेंस की जो ब्रांड है उसका सॉफ्टवेयर है टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, टीआईए पोर्टल करके सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर का एक इमेज है, जिसके अंदर ये आप देख रहे हो अलग अलग हार्डवेयर को। ये तो बहुत मतलब बड़ा प्लांट है उसका है, जहाँ पे अलग अलग एचएमआई है, स्काडास है, वो क्या होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ड्राइव्स होती है, वो सबको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, उसका पूरा कम्युनिकेशन किया उसका सिंबल्स है। अब ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये बोलते हैं इसको लेडर लॉजिक। लेडर लॉजिक और कुछ नहीं है, आपके जो इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक डायग्राम बनते हैं, उसी को एज अ लेडर लॉजिक यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये मेरा है, लिखा है स्टार्ट पुश बटन, और यहाँ पे लिखा है मोटर स्टार्टर। तो जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये एक जो लाइन है और यहाँ पे एक दूसरी लाइन होती है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, करंट पास होता है फेज टू न्यूट्रल। तो यहाँ से आपका फेज पास होता है और यहाँ से आपका न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है उसके साथ। तो अब यहाँ पे लेडर लॉजिक के अंदर कंसेप्ट यूज किया जाता है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। एनओ और एनसी, ये आपने वर्ड सुने होंगे, वो दोनों कंसेप्ट जो हार्डवेयर के जो कंसेप्ट है उसको यूज किया जाता है। नॉर्मली ओपन मतलब एनओ, कि जब आपका एनओ कॉन्टेक्ट होगा तो नॉर्मली ओपन होगा, इनिशियल कंडीशन पे वो ओपन होगा, उसमें आप सप्लाई दोगे तो डायरेक्टली सप्लाई पास होकर आपको कोई आउटपुट को ऑन नहीं करेगा। जब पुश बटन होता है नॉर्मली ओपन, वो पुश बटन को मैं प्रेस करूंगा तो वो एनओ में से एनसी में कन्वर्ट होगा, क्लोज कॉन्टेक्ट में बन जाएगा, और उसमें फेस पास होकर आपको न्यूट्रल को मिल जाएगा और ये आउटपुट विल बी ऑन। दूसरा होता है एनसी कॉन्टेक्ट। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, वो पहले से ही उसका हार्डवेयर मैकेनिज्म ऐसा है कि वो पहले से क्लोज होगा, उसमें से फेस पास होकर न्यूट्रल को मिलता रहेगा। जब उसको आप प्रेस करोगे तो वो कंडीशन को ओपन कर देगा और आपका फेज और न्यूट्रल, आपका फेज वहां से पास होने नहीं देगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था ना, एक स्विच को मैं प्रेस करूंगा तो मेरा आउटपुट ऑन होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये फेज यहाँ से मिल रहा है, फेज यहाँ से जा रहा है, ये मेरा है एनसी कॉन्टेक्ट। तो एनसी कॉन्टेक्ट फेज को पास करने देगा, ये यहाँ पे फेज गया 2 नंबर पे। तो ये क्या है, मेरा स्टार्ट बटन। अभी स्टार्ट बटन में एनो टाइप का है, एनो टाइप का है तो मतलब सप्लाई पास नहीं होगा। जब मैं इसको प्रेस करूं, जब मैं इसको प्रेस किया, जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये क्या होगा, नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आएगा तो फेज पास होगा, यहाँ से आगे जाएगा। अब ये भी पहले से एनसी कॉन्टेक्ट है, एनसी होके तो एनसी है तो यहाँ से फेज पास होगा, ये फेज पास हुआ, और यहाँ से तो इसको न्यूट्रल मिल रहा है, फेज और न्यूट्रल मिल गया, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ये जो लॉजिक बना है इसको बोलते हैं लेडर लॉजिक। इट इज अ वेरी सिंपल, कोई भी पर्सन इसको आराम से सीख सकता है। इसके अलावा इसके अंदर सॉफ्टवेयर, जो भी ब्रांड्स की पीएलसी होती है, उन्होंने अपने
कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया होता है। जैसे कि आप अब आपको कोई आके इंडस्ट्री में ऐसा बोले कि मुझे मेरी मोटर को 2 घंटे के लिए ऑन करना है, तो आपको टाइमर फंक्शन का यूज करना है। कोई आपको आके ऐसा बोले कि मुझे यहाँ से कितनी बोतल पास हो रही है कन्वेयर बेल्ट से, उसको काउंट करना है, तो वहां पे आपको एक सेंसर लगाना है और सेंसर को इनपुट आपको काउंटर यहाँ पे दिया होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, काउंटर पे दे दो, तो वो आपकी प्रोसेस को काउंट, जितनी बार वहां से बोतल का या कोई भी ऑब्जेक्ट पास होगा उसको वो काउंट करता रहेगा। ये होता है लैडर लॉजिक। तो इट इज ए वेरी सिंपल, कोई भी इसको आराम से सीख सकता है। देन होता है एफबीडी। आप यहाँ पे देख रहे हो ये एफबीडी। एफबीडी का नाम क्या है? फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। मतलब एक ब्लॉक रेडीमेड बना होगा जिसमें आपको सिर्फ इसका एड्रेसिंग, अब मैंने बताया था ना एड्रेसिंग, एड्रेसिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसको एड्रेस दिया, ये एड्रेस क्या होता है? हमारे हार्डवेयर पे, पीएलसी पे जहां पे हमने ये पुश बटन का वायर कनेक्ट किया है, वो 1 नंबर पे हमने इसको कनेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे एड्रेस लिखा है %i0.1। अब दूसरा पुश बटन 2 नंबर पे कनेक्ट किया होगा तो उसका लिखा होगा i0.2। अब देखो ये सीमेंस ब्रांड ऐसा एड्रेस लेता है %i0.1। एलन ब्रेडली जो एड्रेस लेता है वो सिर्फ i0.0 लेता है। अब यहाँ पे आउटपुट में देखो Q0.0 मतलब 0 नंबर का आउटपुट है। एलन ब्रेडली एड्रेस लेता है O0.0। डेल्टा मित्सुबिशी की बात करें तो वो इनपुट के लिए आई की जगह पे एक्स लेता है, आउटपुट पे क्यू और ओ की जगह पे वो लेता है वाई लेता है। तो ये एड्रेसिंग सिर्फ चेंज होगा, बाकी ये जो लॉजिक सीमेंस में ये बना है वही एलन ब्रेडली में बनेगा, स्नाइडर में बनेगा, मित्सुबिशी में बनेगा, डेल्टा में। बल्कि हर एक ब्रांड में यही सेम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक कोई भी प्रोसेस का यही बनेगा। ये होता है एफबीडी। एफबीडी में क्या होता है? ऐसा ब्लॉक रेडीमेड होता है और यहाँ पे सिर्फ आप ऐसे एड्रेसिंग दे दो, जैसे स्टार्ट है तो मुझे किस नंबर से स्टार्ट करना है इस ब्लॉक को, तो वहां पे स्टार्ट का एड्रेस दे दो। तो ये होता है एफबीडी। तो सबसे ज्यादा ये 2 कॉमनली लैंग्वेज यूज होती है, वो मैंने आपको बताया। अब है हमारा कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जो होता है हमारा स्काडा। स्काडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइज करेगा, जो आपकी प्रोसेस प्लांट में चल रही होती है उसको वो सुपरवाइज मॉनिटरिंग करेगा। फिर होता है कंट्रोल। अब ये सॉफ्टवेयर का एक बेस्ट फीचर ये है कि ये यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमने प्लांट में पीएलसी लगा दिया, वहां पे एक टेम्परेचर का प्रोसेस चल रहा है कि हमारा 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे हमने आरटीडी लगाया, आरटीडी को पीएलसी के साथ कनेक्ट किया और वो हमें हमारे सॉफ्टवेयर पे उसका सिग्नल भेजेगा कि वहां पे रियल टाइम में टेम्परेचर कितना है। अब जैसे 30 डिग्री हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप पीएलसी में ऐसा लॉजिक बना दो कि वहां से आपका डायरेक्टली कोई भी कूलिंग, जैसे कि वाटर स्प्रे हो जाए या आपका कूलिंग फैन यहाँ पे ऑन हो जाए, या तो आप अपने स्काडा से ऐसा लॉजिक बनाओ। स्काडा में एक बटन ले लो या एक ऐसा विंडो ले लो जहां पे आप उसको टच करोगे तो वह क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली वहां पे कूलिंग आपका ऑन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो आपका स्काडा जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है, ये चीज क्लियर रखना है। पीएलसी है वो एक हार्डवेयर है, स्काडा जो है कोई हार्डवेयर नहीं है, इट इज ए कंप्लीटली सॉफ्टवेयर। पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए बट इट इज अ हार्डवेयर। स्काडा जो है हमारा कंप्लीटली सॉफ्टवेयर है। देन ये है लास्ट में है डेटा एक्विजिशन, मतलब डेटा को वो स्टोर करके रखेगा। जैसे कि कोई आपका सुपीरियर आपको बोले कि भाई 15 दिन पहले वहां पे क्या टेम्परेचर था, वहां पे क्या क्या प्रोसेस में चल रहा था, कितना प्रोडक्शन हुआ, ये सारी चीज, तो वो डेटा को स्काडा अपने स्काडा जो सॉफ्टवेयर है अपने डेटाबेस में उसको स्टोर करके रखेगा, जिसको आप कभी भी जरूरत पड़ी तब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो जैसा नाम है वैसा इसका काम है। अब जो ये स्काडा है ना उसके कुछ फीचर्स है, जैसे हमारा मोबाइल होता है उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं कि भाई इतना जीबी रैम, इतना मेगापिक्सल का कैमरा। अब स्काडा जो है उसका फीचर्स है, उसमें सबसे पहला है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम जो ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोको कोला, पेप्सी, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इट इज कम्प्लीटली ऑटोमेशन बेस्ड होता है। तो प्लांट पे कन्वेयर बेल्ट पे बोतल आता है, मैं आपको एक वीडियो में भी दिखा दूंगा तो आपको और ज्यादा आइडिया आएगा। तो कन्वेयर बेल्ट पे बोतल आता है, उसमें लिक्विड फिल होता है जो भी बना है कोल्ड ड्रिंक्स का, उसके बाद उसके ऊपर केपिंग लगता है, फिर उसके ऊपर लेबलिंग लगता है, फिर वो पैकेजिंग के लिए चला जाता है। तो अब वो प्रोडक्शन चल रहा है तो क्या आप हर बार वहां पे तो देखने नहीं जाओगे, स्काडा पे आप अपने सिस्टम पे बैठ के देखना चाहते हो, तो आपको सिमिलर उसी की तरह उसका एक ग्राफिकल डिजाइन बनाना होगा। उसके लिए स्काडा में उसके सारे सिंबल्स और वो सारी चीज दी हुई होती है, उसका आप हूबहू से डिजाइन आपको स्काडा में बनाना है। देन उसके बाद उसको स्क्रिप्टिंग करके एनिमेशन करना है कि वहां पे कन्वेयर बोतल जारी होगी तो आप यहाँ पे उसका एनिमेशन का प्रोग्रामिंग कर दो, तो आपको सिमिलरली स्काडा पे भी दिखेगा वहां पे बोतल जा रही है, तो यहाँ पे भी आपके सिस्टम पे दिखेगा कन्वेयर पे बोतल जा रही है। देन होता है रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, मतलब कि ग्राफ।
कि आपकी जो भी प्रोसेस चल रही होती है उसका आप रियल टाइम में उसका ग्राफ के फॉर्म में आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो कि टाइम वर्जिस टेम्परेचर है, वोल्टेज है, करंट है, कितना प्रोडक्शन है, टाइम वर्जिस है, वो सारी चीज आप रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। रियल टाइम मतलब कि आपको रियल टाइम की वैल्यू दिखाएगी, हिस्टोरिकल मतलब आपको बैक एंड का भी डेटा देखना होगा, 2 दिन पहले का, 5 दिन पहले का, ये सारे डेटास आपको दिखाएंगे। तो वो हो गया आपका ग्राफ्स। ग्राफ की मदद से आपका पूरा मॉनिटरिंग होगा। आपने कहीं पे आगे कहीं पावर प्लांट पे या कहीं पे भी ऐसा विजिट किया हो तो वहां पे बड़ी स्क्रीन पे वो सारा ग्राफ शो होते हैं और वहां से वो मॉनिटरिंग लोग बैठ के करते होते हैं। तो वो हो गया आपका ट्रेंड्स। फिर होता है अलार्म, कि आपका जैसे मैंने एग्जांपल लिया टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे 30 डिग्री हो गया, तो आप प्लांट में जाके नहीं देखने जाओगे कि 30 डिग्री हो गया। उसका क्या होता है, आपको सिस्टम पे ही आपके स्काडा सॉफ्टवेयर पे पॉपअप आके आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा कि आपका टेम्परेचर क्या हुआ, 30 से ज्यादा हो गया। देन आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग फीचर्स भी हमारे पास है, तो यहाँ से बैठ के आप कंट्रोल मतलब कूलिंग फैन को या वाटर स्प्रे को ऑन करवा दोगे तो वहां पे कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो होता है अलार्म आपका। देन होता है रेसिपी मैनेजमेंट। ये जो रेसिपी मैनेजमेंट फंक्शन है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और केमिकल आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। जैसा नाम है ना रेसिपी, जैसे है रेसिपी मतलब कि क्या होता है, जैसे कि कोई हम घर पे कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें फिक्स होता है ना, इतना टेबल स्पून ये डालेंगे, इतना लीटर ऑयल ये पानी डालेंगे या इतना ऑयल डालेंगे। तो वैसे ही रेसिपी, जैसे बालाजी का हमने एग्जांपल लिया, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे रेसिपी पहले से डिजाइन की जाती है R&D डिपार्टमेंट, कि इतना हम पोटेटो के जी चिप्स लेंगे तो उसके लिए इतना हमें सोल्ट चाहिए होगा, इतना ऑयल चाहिए होगा और इतने टाइम के लिए इसको फ्राई करना है, और उसके बाद उसको पैकेजिंग, ताकि एंड ऑफ द डे हमारा क्वालिटी उसका मेंटेन रहे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, 4 केमिकल को मिला के एक मेडिसिन बन रही है, तो 4 केमिकल का कितना परसेंटेज चाहिए होगा, वो परसेंटेज की रेसिपी बनाई जाती है और रेसिपी को कंट्रोलर के अंदर लोड करवाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे कंट्रोल वाल लगे होते हैं। जैसे 4 केमिकल का टैंक है और एक मेन टैंक है जहां पे उसको मिक्स होकर मेडिसिन बनना है, तो वहां पे कंट्रोल वाल लगा हुआ होगा। जैसे कि आपको 10 ml चाहिए तो 10 ml का आप प्रोग्रामिंग करोगे, उस हिसाब से सिर्फ आपका वाल 10 ml आपको उस टैंक में ट्रांसफर करेगा, उतना ही ओपन होगा, उससे ज्यादा ओपन नहीं होगा। उसी तरह से आपका हर एक केमिकल वहां पे ट्रांसफर होगा, मिक्सिंग होकर आपका जो भी है केमिकल आपकी मेडिसिन आगे बन जाएगी। तो ये होता है रेसिपी मैनेजमेंट। अब आई सिक्योरिटी की बात। जैसे कि क्या होता है आज की डेट में, अब देखो मैंने बताया हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। तो आज की डेट में हमारा जो मोबाइल है उसको हम नहीं छोड़ते हैं सिक्योरिटी देने के लिए। स्क्रीन लॉक के लिए अलग पैटर्न होता है, फिर व्हाट्सएप के लिए अलग पैटर्न होता है, सेटिंग्स के लिए अलग पैटर्न हो सकता है, ताकि कोई लोग आके उसके छेड़छाड़ ना कर सके। तो प्लांट में भी उसी तरह का मल्टी, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल एक्सेस सिक्योरिटी। अलग अलग लेवल के लोगों को अलग अलग टाइप की आप सिक्योरिटी दे सकते हो। प्लांट हेड होता है तो उसको उस हिसाब से सिक्योरिटी दो, आपका ऑपरेटर होता है तो उसको उस हिसाब से सिक्योरिटी दो। फिर होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी, कि आप अपने रिपोर्ट्स को अपने यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अलग अलग ब्रांड्स के स्काडा स्काडा आते हैं, वंडरवेयर का आता है, सीमेंस है, एलन ब्रेडली है, स्नाइडर है, जी फानुक है, डेल्टा है। और उसका स्काडा का बाजू में जो लिखा है नाम है, वंडरवेयर कंपनी जो है उसका इंटच है, सीमेंस का विंसीसी, एलन ब्रेडली का फैक्ट्री टॉक है, RSV32 है, स्नाइडर का विजियो साइटेड है, जी फानुक का सिंप्लिसिटी है। तो जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप उस स्काडा को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये केमिकल जो मैंने एग्जांपल दिया ना, मिक्सिंग होके ये एक जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, देखो यहाँ से 3 जगह से आ रहा है, मिक्सिंग होके यहाँ पे ये वाली टैंक में ये फिल हो रहा है। तो ये जो एनिमेशन है वो स्काडा का एनिमेशन है, कि आपका जो कंट्रोल रूम होगा वहां पे आपको दिखेगा प्लांट में 3 केमिकल अलग अलग जगह से आ रहे हैं, वो मिक्सिंग हो रहे हैं, ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ये भी एक दूसरा स्काडा का ही ऐसा स्क्रीन है। ये भी एक आपका बॉयलर लगा हुआ है, अलग अलग पिन, उसका स्काडा का स्क्रीन यहाँ पे है। फिर होता है HMI, ह्यूमन मशीन। कुछ अदर मॉड्यूल्स भी यूज होते हैं ऑटोमेशन में, जैसे कि HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जहां पे आपको मशीन को कंट्रोल करना होता है। वहां पे आपको स्काडा का यूज नहीं करना है, क्योंकि मशीन कंट्रोल में तो क्या होता है, आप कुछ फिक्स इनपुट दो, आपका आउटपुट उस हिसाब से प्रोसेस हो जाए। तो उसको बोलते, वहां पे आपका हार्डवेयर यूज होता है जिसका नाम है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन और मशीन को इंटरफेस करके रखेगा। ये डिवाइस को आप डेली अपने लाइफ में देखते हो, बट कभी आपने सोचा नहीं होगा इसको। आप जो पेट्रोल पंप पे जाते हो, बोलते हो भैया मुझे 100 रुपए का पेट्रोल दो, तो वो 100 रुपए जो एंटर करता है, वो जो डिवाइस है दैट्स कॉल्ड HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। वो 100 रुपए डालता है, वाल को ओपन करता है और आपका वाल ओपन हो जाएगा। जैसे ही 100 रुपए का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो दैट इज आपका जो प्लांट पेट्रोल पंप है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग कम्प्लीटली ऑटोमेशन। पेट्रोल पंप के अंदर स्काडा होता है, उनकी जो ऑफिस होती है उनके अंदर स्काडा सिस्टम लगा हुआ होता है।
उनके जो पेट्रोल के जो टैंक जमीन के अंदर होते हैं उसका टेम्परेचर, डेंसिटी, लेवल, फ्लो सब कुछ मेजर करके वो डेटा उसके सिस्टम पे वहां पे मिल रहा होता है रियल टाइम। देन होते हैं पैनल, कंट्रोल पैनल, जहां से हम पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। जो पैनल होती है उसके अंदर कुछ स्विच गियर कंपोनेंट्स जैसे कि हमारे एमसीबी, आरसीबी, रिले, टाइमर, कॉन्टेक्टर्स, फिर हमारा पीएलसी, ये सारी चीज हमारी पैनल में लगा हुआ था। एचएमआई ये पैनल में, ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ये पैनल का है। पैनल बहुत सारे टाइप की आती है, जैसे आपने पढ़ा होगा एमसीसी, पीसीसी, ऑटोमेशन फेलियर, पावर फैक्टर करेक्शन, ये सारी पैनल। बट ऑटोमेशन फील्ड में जो हमारा काम का होता है दैट्स कॉल्ड, उस पैनल को बोलते हैं कंट्रोल पैनल, जहां से हम पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद होता है, यूज होता है एक ऑटोगेट सॉफ्टवेयर का, कि जो पैनल होती है ना, पैनल का डिजाइनिंग करने के लिए फील्ड में, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑटोगेट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए, पावर वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए ऑटोकेट का यूज किया जाता है। देन होता है नेटवर्किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे कि हमने डिस्कस किया ना, प्लांट में हमने पीएलसी लगा दिया और स्काडा सिस्टम पे बैठ के हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं, तो वहां पे जो हो रहा है वो ऐसे ही हवा में तो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा भाई। उसके लिए पीएलसी और हमारे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग करना होगा। उसके लिए कोई प्रोटोकॉल यूज करना होगा। प्रोटोकॉल और कुछ नहीं है, जैसे आपने डेफिनेशन को पढ़ा है, सेट ऑफ रूल्स, बट और कुछ नहीं है। वो पीएलसी का जो कंट्रोलर है और आपके सिस्टम को, दोनों को कंट्रोल करने के लिए कोई वायर, हम बीच में कोई वायर लगाएंगे और उसका कोई मीडियम यूज करेंगे, उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। तो वो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। सीरियल टाइप का प्रोटोकॉल होता है, मोडबस टाइप का होता है, प्रॉफीनेट टाइप का होता है, प्रॉफीबस होता है। वो अलग अलग ब्रांड की पीएलसी अलग अलग सीरीज में उस हिसाब से होता है। तो आपकी एप्लीकेशन कैसी होती है उनके हिसाब से आपको वो सिलेक्ट करना होता है। देन होता है डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब पीएलसी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख इनपुट आउटपुट को हैंडल कर सकते हैं। बट ऐसी ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे 10 प्लांट है, उसको एक जगह से बैठ के मॉनिटरिंग, जैसे रिलायंस ले लो, ओएनजीसी ले लो, जहां पे 10-10 15-15 लाख इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए होते पूरे प्लांट में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डीसीएस, पीएलसी का भी मतलब जैसे बोलते हैं ना, पीएलसी से भी हायर वर्जन डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डीसीएस जो है हर एक इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉस्टली हार्डवेयर। ये जो है एबीबी ब्रांड का हार्डवेयर, ये जो आप देख रहे हो ना, इतना मैं जो दिखा रहा हूँ ये ऐसे कर्सर को घुमा के, ये इसका है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई और कंट्रोल यूनिट, इसका जो बेसिक कॉस्टिंग है ये मॉडल का, इट इज 8 लाख रुपीज। तो 8 लाख रुपीज में तो छोटी मोटी इंडस्ट्री बन जाती है, चालू हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग। तो हर एक इंडस्ट्रीज में आपको फिर इसमें इनपुट मॉड्यूल्स है, आउटपुट मॉड्यूल जैसे होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स कनेक्ट करोगे, इट इज अप टू लाइक, इसका कॉस्टिंग 30-40 लाख तक चला जाता है। तो डीसीएस आपको हर एक इंडस्ट्रीज में नहीं देखने को मिलेगा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है सिर्फ वहां पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा था ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेशन जो है ना, इट इज इंडस्ट्री 3.0। हमारा एक और टॉपिक था इसके अंदर, इंडस्ट्री 4.0। बट इंडस्ट्री 4.0 में ले जाने से पहले आपको मुझे ऑटोमेशन के बारे में बताना जरूरी था, बिकॉज ऑटोमेशन के बिना इंडस्ट्री 4.0 पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्रीज 4.0 के अंदर क्या है, आज की डेट में आपने शायद सुना होगा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईआईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आपकी जो पूरी प्रोसेस हो रही है। अभी क्या है कि ऑटोमेशन है जो इंडस्ट्री 3.0 स्टैंडर्ड के अंदर है। अब उसमें क्या है कि वहां से बैठ के सिर्फ हम अपने कंट्रोल रूम में बैठ के ही उसको मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग कर सकते। बट अब रिसेंटली जो इंडस्ट्री 4.0 लॉन्च हो चुका है, इट इज कम्प्लीटली आईटी बेस्ड, कि उसके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है। आपके जैसे कि जो भी डेटा आपके पीएलसी से आ रहा है उसको आप क्लाउड पे भेज दो, और क्लाउड से आप उसको इजीली उसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हो, जिसमें आपका मशीन लर्निंग हो गया, आईओटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा हो गया, देन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ये सारे पैरामीटर, ये सारे आईटी प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने प्लांट को 4.0 पे रन करवा के आप कहीं पे भी रिमोटली बैठ के अपने पूरे प्लांट को, प्रोसेस को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हो। तो ये है इंडस्ट्री 4.0, जिसमें आपका पूरा आईटी ही यूज होता है। हमारा जो काम होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंट या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, दैट इज ऑटोमेशन। हमें पूरा ऑटोमेशन करके देना होता है। बाकी का जो क्लाउड पे डेटा भेजना, आईओटी करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना, दैट इज द वर्क डन बाय कंप्यूटर और आईटी गाइस। तो जैसे अभी हम चल रहे हैं इंडस्ट्री 4.0। फर्स्ट इंडस्ट्री 1.0 जो था वो 1700-1800 के बीच में चल रहा था। उसमें क्या होता था, स्टीम से ऑपरेट होता था। जस्ट टू मेक यू ओवर मैं आपको ये बता रहा हूँ। देन आया आपका अर्ली 20th सेंचुरी में जो आया आपका इलेक्ट्रिसिटी बेस पूरा चलता था। फिर हमारा 1950s के बाद इंडस्ट्री 3.0 आया, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एंड ऑटोमेशन बेस्ड आ गया।
एंड फोर्थ जनरेशन मतलब इंडस्ट्री 4.0 जो अभी आज की डेट में चल रहा है साइबर फिजिकल सिस्टम पे, जिसमें ये मैंने सारी चीज आपको बताई कि आपका बिग डेटा, फिर आपका आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो उससे क्या होगा, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आज की डेट में मोबाइल्स में भी आर्टिफिशियल एआई जिसको आप बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ गया है कि वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करके उसी के अकॉर्डिंग पूरी प्रोसेस को वो रन करता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में क्या होगा, उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग पूरी प्रोसेस होती है उसको ट्रैक करता रहेगा, मॉनिटरिंग करता रहेगा, उसी के बेस पे वो आपको सजेशंस भी देगा कि इस तरीके से इसको और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और एक्यूरेट बना सकते हैं। तो उसके लिए वहां पे मशीन लर्निंग और आईओटी और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपका यूज किया जाता है। So Industry 4.0 is refers to a new phase in the industry revolution that focus heavily on interconnectivity, automation, machine learning and real-time data. इंडस्ट्री 4.0 को हम नॉर्मली आईओटी या तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग या स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं। आज की डेट में अभी बहुत कम जगह पे इंडस्ट्री 4.0 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बिकॉज स्टिल पीपल आर नॉट मूव टू द ऑटोमेशन। धीरे धीरे लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मतलब 3.0 पे मूव हो रहे हैं, लेटर ऑन दे विल मूव टू द 4.0। सो ये इट इज अ वेरी लाइक रिवोल्यूशन है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री 4.0 दैट कंप्लीटली वर्क ऑन द इंटरनेट, आपका जो भी ये प्लेटफॉर्म होगा उसको यूज करके। तो एक बेसिक सा ऐसा चार्ट है जिसमें ज्यादा हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो वी हैव टू डू द, किसी को कोई क्वेरी होगी तो ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस। तो इंडस्ट्री 4.0 जैसे कि हमने कहा, इंडस्ट्रियल आईओटी नेटवर्क के बेस पे चलेगा, आप एप्लीकेशंस बनेंगे, एप्लीकेशन से ही आप उसको आराम से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हो, आपकी जो भी प्रोसेस चल रही होती है उससे आपका क्वालिटी बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगा, ऑटोमेशन को आपको यूज करेंगे, मॉनिटरिंग टूल्स बनेंगे। तो ये होता है आपका इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में जानने से पहले या उसमें मूव होने से पहले यू शुड बी एबल टू नो और यू शुड नो अबाउट द 3.0 एंड यू आर वर्किंग अंडर 3.0, देन एंड देन आपको उसके बाद 4.0 पे आप जा। अब मैनुअल प्रोसेस पे काम कर रहे हो और डायरेक्टली यू कैन नॉट स्विच टू द 4.0, फर्स्ट यू हैव टू मूव टू द 3.0 ऑटोमेशन एंड देन यू टू मूव टू द 4.0 आईओटी। तो ये देखो एक सिंपल सा है कि यहाँ पे पीएलसी डीसीएस लगा है, आपका पूरा ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये जितने रोबोटिक्स आर्म लगे हैं ना, पूरे पिक एंड प्लेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो पूरा डेटा क्या कर रहे हैं, वो वायरलेसली इंटरनेट क्लाउड पे ट्रांसफर करेंगे, और जो भी कंसर्न पर्सन होगा वो क्लाउड के थ्रू उसको आराम से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर पाएगा। सो दैट इज योर इंडस्ट्री 4.0। तो इसके बेनिफिट्स क्या हो गए, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब आपके जो भी इंप्रूवमेंट्स आएंगे, आपके कस्टमर्स को भी मतलब इंप्रूवमेंट मिलेंगे, उनके सजेशंस भी मिल सकते हैं, आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, और आपकी रेवेन्यू मतलब आपकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी इंडस्ट्री 4.0। अगेन आई एम टेलिंग यू 4.0 पे मूव होने से पहले यू हैव टू बी मूव टू द 3.0, देन एंड देन उसके बाद आप 4.0 को यूज कर सकते हो। अब देखो ऑटोमेशन जो है आज की डेट में हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स या आप मैकेनिकल ले लो या जो भी मैंने बताया, वो सारे इंजीनियर्स को जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का माइंडसेट भी ऐसा हो गया है कि दे नीड लाइक मल्टीपल स्किल, जो भी लोग है उसको चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल आपको नॉलेज हो दैट इज नॉट नाउ इनफ। तो ये सारे नॉलेज भी आपको होने, टेक्नोलॉजी के बारे में होना जरूरी है। आप ट्रेनिंग इंजीनियर से जॉब स्टार्ट करके विद इन लाइफ आपको इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो विद इन 2 year or 3 years you can reach to the plant head, you can start your own consultancy, you can start your own startup, अगर इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अवेयर है और इसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो इट इज अ वेरी लाइक, आप जैसे मैंने बोला ना 4.0 का जमाना है तो 3.0 पे लोग स्विच हो गए, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। ठीक है, अब करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो ये कुछ मैंने जो ऑनलाइन रिसर्च है उसका स्नैपशॉट यहाँ पे रखा है कि एवरेज सैलरी देखो हमारे अहमदाबाद की बात करें, जिसके पास 1 से 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस है, और एवरेज सैलरी जो है इंजीनियर्स के लिए दैट इज 3.5 लाख का एनम सैलरी है। ये इंडिड वालों का रिसर्च है, जिसमें आप देखोगे प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसका दे आर अर्निंग 35,000 एवरेज, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस के लिए चाहिए। एंट्री लेवल पे यू विल गेट अराउंड 15 to 17,000 पर मंथ इन आर इंडिया। So that is from my end. Now, if you anyone have any questions, so you can ask me. I can give you the answer of your question or your query. हेलो। Yes, ma'am. क्वेश्चन स्टूडेंट्स साइड से आ रहा है कि स्टार्टिंग में उन्होंने अटेंड नहीं किया था,
तो व्हाट इज अच्छा, ऑटोमेशन, आप जस्ट रिपीट कर दोगे? ऑटोमेशन इज लाइक, इट इज लाइक डेफिनेशन अगर स्टैंडर्ड बात करें तो इट इज द डेलीगेशन ऑफ ह्यूमन कंट्रोल टू द इक्विपमेंट्स, कि हमारी जो प्रोसेस होगी उसको हम वहां पे ह्यूमन एफर्ट को हम कम कर देंगे। ह्यूमन एफर्ट को कम करके वी विल बी डिपेंड ऑन मशीन्स। हम उनका स्टैंडर्ड सेट करें, जैसे कि मैंने एग्जांपल एक में सिंपल सा देखो, आपको एक वीडियो शो करता हूँ, आपको और आइडिया आ जाएगा कि ऑटोमेशन क्या है, वो कैसे आपका यूज है। ये देखो जो मैं वीडियो रन कर रहा हूँ, ये इट इज लाइक आपका जो वाटर जो आता है ना, बिस्लरी या जितने भी, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये देखो आप सिंपल सा, मैं इसको आपको गाइड भी करता जाता हूँ। सबसे पहले ये जो रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का हीटिंग जो भी हुआ, उसको बोतल के शेप में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये देखो कन्वेयर पे ये पास हो रहे हैं, कन्वेयर पे ऑटोमेटिकली पास हो रहे हैं। देखो सिर्फ ह्यूमन वहां पे खड़ा है, एक ही पर्सन की जरूरत है जस्ट टू मॉनिटरिंग की सही से हो रहा है कि नहीं। ये कन्वेयर पे बोतल देखो पास हो रहा है, बोतल बन के आया, बोतल पास हुआ, हर एक जहाँ पे पास हो रहा है। देन आपका देखो यहाँ पे जो न्यूमेटिक के बेस पे ऑपरेट हो रहा है, और वहां पे देखो बोतल अब कन्वेयर पे इसको शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे ये फिलिंग होगा, फिलिंग होने के बाद देखो उसके ऊपर यहाँ पे कैपिंग लगा, पूरा कैपिंग लग गया। कैपिंग लगने के बाद आगे जाके आप ये देखो फिलिंग कर रहा है, फिलिंग होने के बाद कैपिंग लगा, कैपिंग होने के बाद आगे जाके ये कन्वेयर पे देखो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने के बाद आगे लेबल भी लग जाएगा और पैकेजिंग हो जाएगा। तो आपने वहां पे देखा ह्यूमन का एफर्ट बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है, मतलब कि जहां पे आप ह्यूमन का एफर्ट कम कर देंगे, कंप्लीटली यू विल बी रिलायबल ऑन मशीन्स, और आप वो मशीन्स का प्रोग्रामिंग कर दोगे, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चलेगी, ताकि आपने जो डिजायर टारगेट सेट किया होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो या प्रोसेस इंडस्ट्रीज हो या जो भी इंडस्ट्रीज हो, तो उसी के बेस पे आपका पूरा प्रोसेस चलता रहे। ओके, थैंक यू सर। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी ट्रेनिंग कोई प्रोवाइड करता है पीएलसी और ऑटोमेशन के बेस? डेफिनेटली हमारी जो कंपनी, हमारी जो इंस्टीट्यूट है, वी आर इन प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग आल्सो। तो हमारी जो कंपनी है सॉफ्टकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वी आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग in our institute, as well as we can give this type of training into the colleges also. शायद उन्नति मैम लेफ्ट हो चुकी, हाँ मैम। सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। जनरली ये सारे जो मैंने मॉड्यूल्स आपको बताए, तो आपको एक एंट्री लेवल का ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए देयर इज अ 3 to 4 मंथ्स एक ट्रेनिंग रहता है जो हम प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट को, जिसके अंदर पूरा 90% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है आपका। ये सारे हार्डवेयर के ऊपर, पीएलसी हो या एचएमआई हो गया, ड्राइव्स हो गया, पैनल डिजाइनिंग हो गया, और फिर आपका डीसीएस हो गया, एंड 10% थियरी पोर्शन रहता है। ओके ओके, थैंक यू सर। एंड दूसरा ये क्वेश्चन हो रहा है कि पीएलसी एंड स्काडा दोनों इंटर रिलेटेड है, तो कंप्यूटर आईटी वालों को ये पहले मींस प्रिपेयर करना पड़ेगा या स्टडी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? कंप्यूटर वालों के लिए मतलब जनरली क्या होता है, कंप्यूटर आईटी का आज की डेट में जो यूज हो रहा है वो आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है। तो उनको तो क्या होगा कि जो भी ऑटोमेशन इंजीनियर वाला बंदा होगा, वो सारी डिजाइन करके सिर्फ उनको गाइड कर देगा कि हमें ये डेटा, ये वाले डेटा हमें आपके क्लाउड पे भेजना है। सो उसी के अकॉर्डिंग उनका जो जो स्टडी कर रहे हैं उसी के रिलेटेड उनको काम करना रहेगा। क्योंकि उनके सिलेबस में सी हाँ प्लस होता है और हाँ हाँ, पीएलसी स्काडा नहीं होता है। ज्यादातर जो है ना ये ऑटोमेशन जो है, इट इज प्रेफरेबल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, ये गाइज रहते हैं ज्यादातर, जो ओके ज्यादातर ये सर। लोग काम करते हैं। क्योंकि ओके ऑटोमेशन जो है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड आई, on behalf of Parul Polytechnic Institute, would like to thank you and thank you so much. And in behalf of all students and faculty members, also give thanks of vote. Okay, welcome ma'am, my pleasure ma'am. Thank you so much, thank you so much to all of you for attending my session. Okay. Thank you, sir. Okay, You can leave, sir. yeah, okay, thank you.